नमस्कार, यूरेका के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं विवेक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत अपने इस सेशन में करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी जो भी बच्चे हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर टीजीटी पीजीटी और जो भी आश्रम पद्धति की परीक्षा होती है, चाहे एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है, चाहे वो एनबीएस करा रहा हो या केवीएस करा रहा हो या DSSB का एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के सिलेबस में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि सबसे पहला भाषा खंड हम पढ़ते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के विकास वगैरह के बारे में हम जानते हैं। दूसरे में हम साहित्य इतिहास के बारे में जानते हैं और काव्य खंड के बारे में समझते हैं, जिसमें आप कविताओं के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा आप गद्य खंड के विकास में पढ़ते हैं, जिसमें आप उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद अंत में आप भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र यानी साहित्य शास्त्र के विषय में पढ़ते हैं। और फिर मिसलिनियस के रूप में, विविध के रूप में आप वैचारिकी को पढ़ते हैं, जिसमें आप लोहिया दर्शन, गांधी दर्शन, अंबेडकरवाद, इन सब के विषय में पढ़ते हैं, चाहे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, जितने भी वाद रहे उनके विषय में पढ़ते हैं। तो इन क्रमों के आधार पर ये 4 चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर एक विद्यार्थी के लिए। तो जो भी बच्चे हमारे DSSB की स्पेशली इस बार जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या BPSC 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या OPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT के लिए, वो बच्चे हमारे यहाँ जुड़ जाएं। और स्पेशली आज हम हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल से रिलेटेड ये हमारा दूसरा सीरीज़ है, कुछ प्रश्नों की सीरीज़ आपके सामने है। यदि आप किसी भी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आपको अगर आवश्यकता पड़ रही है किसी टीचर की, किसी शिक्षक की, तो आप आइकन पे कुछ नंबर दिए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों बैचेज आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो उद्देश्य लेके आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हम अपनी पूरी सहभागिता दर्ज कराएं। चलिए, आज का ये हमारा पहला प्रश्न है, हम शुरू करते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? हाँ, चलिए बताइए। शुक्ल जी ने, अभी देखिए ये आप देखेंगे कि ये पेपर कुछ प्रश्न शुक्ल जी के जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्पेशली ऐसे होते हैं कि वो किसी में आ सकते हैं। यानी कि वो उड़ के नेट JRF में भी जा सकते हैं, वो उड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं, या वो उड़ के TGT PGT में भी आ सकते हैं। प्रधानतः इसी साहित्य इतिहास को या इनके कथनों को प्रमुख रूप से हर जगह आप देख पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बताइए। भाषा की कसौटी पर कह रहे हैं किसी ग्रंथ को यदि हम कसते हैं या उसकी कसौटी पर उस ग्रंथ को रखते हैं तो हमें क्या होना पड़ता है? निराश होना पड़ता है। ठीक है, जो ग्रंथ है हमारा, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, यानी वो एक जैसा नहीं है, यानी कि उसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं। आचार्य शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के बारे में कहते हुए उसे अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो या खुमान रासो। ठीक है, पूरा टाइम लीजिए और सोच के बताइए। कभी कभी जनरली TGT PGT वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, जैसे कि जो नेट JRF का बच्चा होता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर या GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वगैरह का जो बच्चा होता है, वो थोड़ा सा इन लोगों से ऊपर होता है तैयारी के मामले में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो PGT के भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और नेट JRF क्वालिफाई होते हैं। तो आपको यदि उन बच्चों से भिड़ना है या कंपटीशन को ठीक ठाक लेवल पे ले जाना है, तो आपको और उनको कहीं ना तैयारी एक जैसी करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशली प्रश्नों को हमने अलग किया है, लेकिन आप देखेंगे कि 4 यूनिट ये सबके सेम होते हैं: भाषा खंड, साहित्य इतिहास खंड, काव्य खंड, गद्य खंड और साहित्य शास्त्र खंड। ठीक है, तो देखिए ये कथन जो है पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी ने कही थी और इसको अप्रामाणिक घोषित कर दिया था। और ये इन्होंने कहा था कि ये ग्रंथ जो है पूरी तरह से क्या है? बेठिकाने की है, इसकी भाषा समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने इसके आधार पर इसको क्या कहा कि वास्तव में ये क्या है? जाली ग्रंथ है। शुक्ल जी ने यह मान्यता रखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी रचना कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ये पूछना कि कौन सी रचना ऐसी है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है ना। 4 रचनाएं आपके सामने हैं: जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण।
इसका जवाब दीजिए जितने भी लोग हैं। आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, जम्बू स्वामी चरिऊ है, पौम चरिऊ है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, महापुराण है। तो ये 4 रचनाएं आपके सामने हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इन तीनों में तो हुआ है, पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें पाहुड़ दोहा में जो मुनि राम सिंह ने लिखा था, मुनि राम सिंह ने लिखा था इसे, तो मुनि राम सिंह का जो ये पाहुड़ दोहा है, ये कड़वक शैली का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सांकेतिक अर्थ के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, या संध्या भाषा जिसको कहते हैं। किन की वाणियों को? सांकेतिक अर्थ होने के कारण, है ना, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों को, जो इनकी वाणियाँ थी, वाणियाँ जिसको कहते हैं, जैसे कबीर की अमृत वाणी आप लोगों ने सुनी होगी, वैसे ही किन की वाणियों को संध्या भाषा कहा गया? सिद्धनाथ, सूफी या कबीर? आपको यदि पता हो तो आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने और राम कुमार वर्मा ने इन कवियों के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की है। और इसको आचार्य पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल भी कहा था, और इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा था राम कुमार वर्मा जी ने। लेकिन जो है आप ये देख सकते हैं कि किसकी कवियों को? सिद्ध के कवियों को, जो सिद्ध साहित्य की परंपरा के कवि थे, वो संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। एक तरह से ये संध्या भाषा पूरी तरह से प्राकृतिक रूढ़ियों से बद्ध भाषा थी, और इसमें पूरी तरह से न तो ये हिंदी थी, यानी कि एक तरह से आप देखेंगे कि जो नाथ होते हैं वो सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, जो कबीरदास में दिखता है। वैसे ही सिद्ध जो थे वो प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध भाषा का या अभ्रंश के रूप का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? आदिकाल के वो कौन से कवि हैं जिनकी भाषा जो है हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। चंदबरदाई, अद्दहमाण जिसको अब्दुल रहमान भी कहते हैं, विद्यापति या अमीर खुसरो? बहुत आसान प्रश्न है ये, आपको पता होगा। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंदबरदाई, अद्दहमाण, विद्यापति या अमीर खुसरो? किसी को भी पता होगा, अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुखरियां, आपको पता है ना कि खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत सारे लोग खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तक मानते हैं इनको। तो प्रवर्तक कहने का मतलब क्या है कि जहां पर आपको खड़ी बोली का आरंभिक रूप दिख जाए, यानी कि हिंदी जो वर्तमान स्वरूप है इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? देखिए, कभी प्रमुख छंद पूछता है, आज पूछ दिया है प्रमुख रस कौन कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, या रौद्र और श्रृंगार रस? आपको पता ही होगा। हाँ, नीलम जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है नीलम। ऐसा लगता है कि नीलम आप ज़रूर टीजीटी पीजीटी हिंदी की भी स्टूडेंट हैं, जो जनरल पेपर भी पढ़ती हैं हमसे और साहित्य भी पढ़ती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप एकदम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमसे जुड़ती हैं। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका बच्चा समय से उसकी क्लास में आए, बैठे, क्योंकि क्या है कि अकेले अकेले बोलना या पढ़ना हमें भी नीरस बना देता है। ठीक है, मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही उसका जवाब भी दूं, है ना। तो बच्चे थोड़े आगे पीछे जुड़ते हैं, जुड़ा करिए। अगर जो भी बच्चा लाइव में जुड़ता है तो यदि आपको कोई क्वेरी होती है तो उसका समाधान हम यहाँ तत्काल रूप में कर देते हैं। अगर मान लो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज नहीं भी ले रहे हो, लेकिन आप लाइव सेशन में जुड़ रहे हो, तो यहाँ पर उनका मैं डिस्कशन कर देता हूँ, उतना कर देता हूँ जिससे आपका काम चल जाए। तो इस लाइव सेशन में जुड़ने से ये फ़ायदा रहता है ना। बाद में आप देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, फिर उससे क्या होगा कि जो भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी
वो फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो मैं बता देता हूँ, आपने बताया वीर और श्रृंगार रस। आप देखिए कि आदिकाल के समय में सभी रचनाओं में, चाहे वो बिसलदेव रासो आप देखेंगे, चाहे पृथ्वीराज रासो देखेंगे, दो ही प्रवृत्ति प्रमुख रूप से थी। या तो वो उसको वीर गाथा काल कहा गया, तो वीरता की प्रवृत्ति तो होगी ही होगी। अब वैसे भी अगर इसको लगाया जाए तो वीरता की प्रवृत्ति होने की वजह से भी वो सही हो जाएगा कि पहला क्या है, वीर और श्रृंगार, और दूसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की थी जो ओझल थी। लेकिन बिसलदेव रासों में आप उसको श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, जिसकी रचना नरपति नाल ने की थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो मूलतः वीर और श्रृंगार रस की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जन जंतु वैशयु जय भग्गा घरंतु किसके ग्रंथ में मिलती है ना, मतलब किसकी ऐसी रचना है जिसकी जिससे ये पंक्ति ली गई होगी। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, कि भला हुआ हे बहन जो मेरा कंतु यानी जो मेरा पति था, प्रिय था, वो मारा गया युद्ध भूमि में। क्योंकि अगर वो युद्ध से भागकर घर आता मेरे लिए ये बड़े शर्म की बात होती, मैं किसी के समक्ष खड़े नहीं हो पाती, है ना। लज्जंजंतु तो वैसयु जब भग्गा घरंतु। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, विद्याधर, हेमचंद्र, जगनीक या नरपतिनाल। आप देखेंगे कि ये जो रचना है ये नहीं, नीलम कह रहे हैं इसका सी होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, हेमचंद्र जी का ये रचना है। आपको याद होगा इन्होंने कुमारपाल चरित लिखा है और राजा सोलंकी के यहाँ ये राजाश्रित थे, तो इनकी ये रचना है हेमचंद्र। ठीक है, जो जैनाचार्य थे, जैनाचार्य, इन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी लिखा है, जिनको प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं, है ना। इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो इन्होंने लिखा है वो व्याकरण ग्रंथ है और बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। तो इन्हीं की रचना का ये है, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जन जंतु। जगनिक जो आपने कहा है वो परमाल रासो लिखे हैं, जिनका वो लाइन बहुत फेमस है कि 12 बरिस लो कुकर जी और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जी आगन जीवन को धिक्कार। मतलब भगत सिंह की तरह बना देना है सीधा सीधा, कि 12 वर्ष तक, सिर्फ 12 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 13 वर्ष तक सियार जीता है, और क्षत्रिय हो तो केवल 18 वर्ष जियो, उसके जीवन को, उसके बाद के जीवन को धिक्कार है, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाओ युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते। इस तरह से ये लोग जो आप में ओज है वो भरने की कोशिश करते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। हिंदी का पहला कवि, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है। चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत या सहपा। अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था पहले प्रश्न में, याद होगा। हिंदी का पहला कवि किसे माना है, चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत या सरहपाद। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। हिंदी का पहला कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को माना है, और स्वयंभू को किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसलिए मैंने कहा था कि सिद्ध साहित्य की जो सरहपा हैं इनकी रचनाएं जरूर आती हैं और इनके विषय में भी कथन जरूर आते हैं। अब देखिए, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा नाम से किसने संग्रहित किया। हिंदी काव्य धारा यानी सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि हिंदी काव्य धारा किसने संकलन किया था, या किसके संपादन में, या कौन इसके रचयिता हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी या बागजी जिसे कहते हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। आपको पता होगा कि हिंदी काव्य धारा जब सिद्ध की बात आ रही है तो पंडित राहुल सांकृत्यायन इसके आंसर है ना। पंडित जो महामहिम पंडित राहुल सांकृत्यायन जी थे, इन्होंने सिद्धों की बानियों का संग्रह हिंदी काव्य धारा नाम से किया है और ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा से विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से
किस कवि में हुआ? नाथ परंपरा से जो विकसित, आपको याद होगा कि सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ थे, जिनके शिष्य रहे गोरखनाथ, और गोरखनाथ जी से ही उसका प्रवर्तन माना जाता है। संस्थापक के तौर पे सिद्ध कवि मत्स्येंद्र नाथ को, नाथ परंपरा की स्थापना की थी उन्होंने, उसके बाद प्रवर्तन उसका किया गोरखनाथ जी ने, और उन्होंने हठ योग यानी कि सूर्य और चंद्रमा, हठ मतलब ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्रमा, इस योग का, जिसमें प्रज्ञा और ज्ञान के उपाय से योग किया जाता है, उसके आधार पर जो पलवन किया था, वो उसका विकास किस कवि में आगे जाके हुआ? भक्ति काल में आप देखें तो जायसी, तुलसी, कबीर या देवसेन। सीधी सीधी बात है, जिसने भी घट में ही राम की कल्पना की थी, यानी कि कबीरदास, है ना। वो कहते नहीं है कि घट में ही राम की कल्पना है ना, कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, है ना, मैं तो तेरे पास में बंदे। तो जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही, है ना। तो कण कण में राम व्याप्त हैं, हमारे हृदय में व्याप्त हैं। तो चलिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति, जिन नवीन परिस्थितियों और भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसके संदर्भ में है? ये कौन बोलता है कि हाँ देखिए, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्मों में जब बदली हुई, देश की बदलती हुई परिस्थिति मिली, तो उससे एक नवीन भावना की सृष्टि हुई, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। तो इस संदर्भ में ये किसका कथन है? पंडित राम कुमार वर्मा जी का, धीरेन्द्र वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का, या मिश्र बंधुओं का? ये जितने भी ये कथन हैं, ये सारे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप रेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, अगर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, या आप सीयूईटी की तैयारी करते हैं, अगर सीयूईटी पीजी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूजी की भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो आपके लिए ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पंडित राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने जो है ये कथन कहा था। ये थोड़ा सा अभी यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऑप्शन में होते तो ये गलत होने की संभावना बढ़ जाती। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी सिद्ध और नाथों की बात चल रही हो तो उस समय राम कुमार वर्मा और पंडित राहुल सांकृत्यायन और नाथ संप्रदाय के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इन 4 लोगों का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है। ठीक है, सिद्ध शुक्ल जी तो सीधा कहते थे कि वो तंत्र पूजा वाली रचनाएं हैं, वो शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए मैं उनको बाहर मानता हूँ इससे। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, अगला है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में इनमें से कौन है? जिन्होंने प्रमाणिक माना है, जो नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित थी पृथ्वीराज रासो, उसके संस्करण को किसने प्रमाणिक माना है? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टॉड, या श्यामल दास बनर्जी शायद थे ये, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, कर्नल टॉड हैं, इनका नाम टॉस नहीं है, टॉड है, मैं सही कर देता हूँ। ये कर्नल टॉड थे, इन्होंने जो है प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास ने भी प्रमाणिक माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से अप्रमाणिक माना है। ठीक है, तो ऐसे जो 3 सेक्शन इसका बना हुआ है, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक, वो तीनों आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? देखिए, ये शालिभद्र सूरी की रचना है।
यदि आप जानते हो कि शालिभद्र सूरी किस परंपरा के कवि थे तो आप इसका जवाब दे देंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास। पढ़ाते वक्त मैं बताया करता हूं कि रास काव्य परंपरा और रासो काव्य परंपरा ये दोनों अलग है। रास काव्य परंपरा को किन कवियों ने लिखा था, या रास काव्य परंपरा जैसे कि चंदन बाला रास हो गया, नेमिनाथ रास हो गया, है ना, या उपदेश रसायन रास हो गया, तो इन ग्रंथों के रचयिता, संदेश रासक हो गया, तो इन ग्रंथों के रचयिता कौन हैं, कौन से कवि थे जिन करते थे। तो रास काव्य परंपरा आप देखेंगे जैन कवियों ने शुरू की थी, है ना, सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी रास काव्य परंपरा की। और इसके कवि कौन हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली, सॉरी, भरतेश्वर बाहुबली रास तो उसका नाम ही है, इसके हैं शालिभद्र सूरी। जिनके भी नाम के आगे सूरी लगता है वो सब के सब जैन कवि होते हैं, ठीक है। ये कौन थे, जैन कवि थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है। प्रथम शिलांकित कृति वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउलवेल। ये आदिकाल के गद्य खंड से आया है। आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखे गए, आपको याद होगा कि जिसमें सबसे पहले आप राजस्थानी भाषा में, हमारे प्राचीन गद्य किस में मिलते हैं, राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। उसके बाद आप यही प्रवृत्ति देखेंगे जो ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे जाएंगे, जिसमें श्रृंगार रस मंडन वगैरह मिलेगा, और अंत में फिर खड़ी बोली में गद्य। यही कारण है कि जब आप देखेंगे, जब भी हम गद्य साहित्य पढ़ते हैं तो इन तीनों का साहित्य हमें पढ़ना पड़ता है। तो राजस्थानी प्रधान साहित्य में, जिसमें कि उस समय की प्राचीन बोलियां भी, अपभ्रंश भी मिला रहता था, उसके आधार पर प्रथम शिलांकित कृति जो मानी जाती थी वो क्या मानी जाती थी, राउल वेल मानी जाती थी, है ना। राउल वेल जो है, यहाँ से नखसिक परंपरा की भी शुरुआत मानी जाती है। आप देखिए, अगर आप पूछेंगे, नहीं छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, राउल वेल आप समझ लीजिए कि राउल वेल जो है यहाँ पर, क्योंकि अलग बात करना वो सब हम करेंगे, सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे तो फिर नए प्रश्न बनेंगे कैसे। राउल वेल जो है ये आपकी ये रचना लगभग 11वीं या 12वीं सदी की मानी जाती है। कभी कभी विवाद है, जैसे कि रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में इसका 11वीं सदी माना है, और बाकी किसी पुस्तकों में जनरली इसे 12वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। आप ये समझ लीजिए कि 12वीं सदी का ये गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य है, और एक तरह से ये चंपू काव्य है। ये राउल वेल जो है ये क्या है, चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो, मिश्रित रूप, ठीक है, एक तरह से ये चंपू काव्य है, तो इसका ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, राउल वेल है, ये प्रथम शिलांकित कृति थी। अगर आप समझ लीजिए तो प्रथम बार ये जो शिला पर अंकित थी, पत्थर पर लिखी हुई कृति थी, ठीक है। चलिए अगला आते हैं कि आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो आदिकाल के संदर्भ में सही नहीं है। दीजिए इसका जवाब। पहला ऑप्शन है कि दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ठीक। दूसरा है दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या गीत, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है कि चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। या डी, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की है। बाकी सब ठीक है। आप देखेंगे इन प्रश्नों में ज़्यादा सोचना नहीं है। दो चीज़ आ गई, आप इनको पहले हटा दो, क्योंकि यहाँ पर दोहा कोश और चर्या गीत की बात दो जगह हो गई, ठीक है। दोहा कोश और चर्या, आप इन दोनों का ही ध्यान रखो, बाकी सही होगा, ठीक है।
आप ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि भाषा और शैली में कोई अंतर नहीं है। ये क्या कभी भी हो सकता है कि किसी ग्रंथ की भाषा और शैली में अंतर ही ना हो? अगर एक व्यक्ति भी लिखता है तो कभी कभी समय के साथ उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस समय कोई ग्रंथ लिखने बैठूं, तो अभी तो जो भाषा समझ रहा हूं उसमें मैं शब्द विन्यास लगाकर या शब्द भंडार जो भी मेरे होंगे उसके आधार पर एक ग्रंथ लिख दूंगा। लेकिन अभी जब मैं प्राचीन ग्रंथों को पढ़ूं तो मेरी भाषा क्या होगी, परिनिष्ठित होने लगेगी धीरे धीरे समय के साथ। तो भाषा और शैली में अंतर तो आना निश्चित है ना। तो गलत कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कि इसमें जो आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहां ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रबंध चिंतामणि विजय चंद्र सूरी का है, ये ऐसा बताया जा रहा है। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ा दोहा हो गया, पाहुड़ दोहा है राम सिंह का, मुनि राम सिंह ने लिखा है। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी यानी कि जैनाचार्य हैं, ये भविष्यत कहा धलपाल की रचना है। तो आप इसके आधार पर बताइए कि प्रबंध चिंतामणि ये ग्रंथ किसका है। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जो जैनाचार्यों द्वारा लिखा गया है, और ये इसका सुमेलन वहाँ नहीं है, क्योंकि वो प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैनाचार्य मेरुतिम की रचना है ना। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, जैनाचार्य, ये जैन आचार्य थे, जैनाचार्य मेरुतुंग। ठीक है, तो जैनाचार्य मेरुतुंग की जो रचना है वो क्या है, प्रबंध चिंतामणि। तो देखिए हम जो है ये धीरे धीरे ये सीरीज लेकर चल रहे हैं। यदि आप जिन भी विद्यार्थियों को जानते हैं जो हिंदी साहित्य के लिए स्पेशली, आपको तो पता है कि मैं जनरल पेपर भी पढ़ाता हूं, तो अगर जनरल पेपर के भी तौर पे अगर आप हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। और यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, नेट जेआरएफ, आश्रम पद्धति, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, किसी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी जैसी कोई चीज़ आती है भाषा के रूप में या साहित्य के रूप में, तो आपकी वो समस्त कक्षाएं हमारे पास आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइकन पे एक नंबर है 9650084099, इस पर आप कांटेक्ट करिए और पूछिए कि विवेक सर की क्लास हमें ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में चाहिए। ठीक है, तो हमारी संस्था ये कोशिश करती है कि उन सभी बच्चों को जो भी डिस्काउंट हो वो लगा के आपको ये सारी क्लासेस दी जाएं। ठीक है, और आपका समय भी बचे और आप कम समय में एक बेहतर तैयारी भी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आदिकाल से सीरीज ये चल रही है, 2-4 सीरीज ये चलेगी जब तक क्लासेस हमारी आदिकाल पे चल रही हैं, एप्लीकेशन पे या ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद भक्ति काल, यानी कि पहले हम साहित्य खंड को संपूर्ण कंप्लीट करेंगे, काव्य और गद्य खंड को, उसके बाद भाषा खंड पे जाएंगे, उसके बाद साहित्य इतिहास खंड पे, और अंत में फिर मिसलिनियस यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे जो वैचारिकी से आते हैं या पुरस्कार वगैरह से आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।